पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जूनियो पूरी बिल्डिंग में अकेला ज़ॉम्बीज़ से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। जब उसकी बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, तभी सामने वाली बिल्डिंग में फंसी सोमी ने उसकी जान बचा ली। लेकिन असली खौफ अब शुरू होने वाला है, क्योंकि इस बिल्डिंग में सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही नहीं बल्कि एक ऐसा खतरनाक इंसान भी रहता है जो अपनी ज़ॉम्बी बन चुकी पत्नी को जिंदा रखने के लिए मासूम इंसानों को पकड़कर उसका शिकार बनाता है। और इस बार उस दरिंदे की नजर सीधे जूनियो और सोमी पर पड़ने वाली है। क्या दोनों उस दरिंदे और ज़ॉम्बीज़ से बच पाएंगे या फिर उनका अंजाम भी बाकी शिकारों जैसा होगा? आइए देखते हैं। उधर सोमी भी अपना टैब उठाती है और उस पर लिखती है, मेरा नाम सोमी है। जूनियो उसके नाम को धीरे धीरे दोहराने लगता है। ऐसा लगता है मानो कई दिनों बाद उसे जीने की एक नई वजह मिल गई हो। लेकिन तभी सोमी के फ्लैट में एक ज़ॉम्बी घुस आता है। जूनियो की सांसें थम जाती हैं। तभी ज़ॉम्बी अचानक फर्श पर बिछे जाल में फंसकर गिर पड़ता है। दरअसल सोमी ने पहले से ही अपने पूरे घर में कई जाल बिछा रखे थे। वह बिना डरे अपना हथियार उठाती है और कुछ ही सेकंड में उस ज़ॉम्बी का काम तमाम कर देती है। यह देखकर जूनियो हैरान रह जाता है। जिस लड़की को वह अब तक कमजोर समझ रहा था, वह उससे कहीं ज्यादा बहादुर और समझदार निकली। रात होते ही आसमान काले बादलों से ढक जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। जूनियो की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आती है। वह जल्दी जल्दी घर के सारे बर्तन, बाल्टियां और डिब्बे खिड़की के पास रख देता है। देखते ही देखते बारिश का पानी उनमें भरने लगता है। कई दिनों बाद उसकी पानी की सबसे बड़ी समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन अब एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। एक और दिन बीत जाता है। कई दिनों की भूख ने उसके शरीर को पूरी तरह कमजोर कर दिया था। उसे चक्कर आने लगते हैं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। सिर्फ पानी पीकर अब ज्यादा दिन जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। सामने वाली खिड़की से सोमी यह सब देख रही थी। वह समझ गई कि जूनियो कई दिनों से भूखा है, लेकिन जूनियो अपनी हालत छिपाने की कोशिश करता है। वह जबरदस्ती मुस्कुराता है और हाथ हिलाकर इशारा करता है कि सब ठीक है, मगर सोमी उसकी मजबूरी समझ चुकी थी। वह तुरंत एक रस्सी लाती है और उसके साथ एक बेसबॉल बांध देती है। उसका प्लान था कि गेंद को जूनियो की खिड़की तक फेंककर उसी रस्सी के सहारे खाना भेजा जाए। वह पूरी ताकत से गेंद फेंकती है, लेकिन दोनों बिल्डिंगों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। गेंद हवा में कुछ दूर जाती है और फिर नीचे खाली मैदान में गिर जाती है। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। माहौल थोड़ा अजीब लेकिन प्यारा सा हो जाता है। तभी जूनियो के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। उसे अपना ड्रोन याद आ जाता है। वह तुरंत ड्रोन निकालता है और बड़ी सावधानी से उड़ाकर सोमी की खिड़की तक पहुंचा देता है। अपनी खिड़की के सामने ड्रोन देखकर सोमी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह तुरंत जूनियो का इशारा समझ जाती है और रस्सी को ड्रोन से बांध देती है। लेकिन तभी जूनियो की नजर ड्रोन की बैटरी पर पड़ती है। बैटरी लगभग खत्म होने वाली थी। अगर ड्रोन बीच रास्ते में बंद हो जाता तो उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती। अब दोनों बिल्डिंगों के बीच रस्सी बंध चुकी थी। इसके बाद सोमी बिना एक पल घमवाए रस्सी के सहारे खाने का सामान जूनियो की तरफ भेज देती है। कई दिनों बाद खाना देखकर जूनियो की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वह खिड़की के सामने खड़े होकर बार बार सोमी का शुक्रिया अदा करने लगता है। लेकिन तभी उसके चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो जाती है। वह घबराकर नीचे देखता है और तुरंत हाथ हिलाकर सोमी को भी नीचे देखने का इशारा करता है। जैसे ही सोमी नीचे झांकती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। बेसबॉल फेंकते समय जो रस्सी इस्तेमाल हुई थी, उसे नीचे से हटाया ही नहीं गया था और अब एक ज़ॉम्बी उस रस्सी को पकड़ चुका था। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नजर सोमी पर पड़ जाती है। अगले ही पल वह रस्सी को खींचना शुरू कर देता है। रस्सी का दूसरा सिरा कमरे के अंदर एक भारी टेबल से बंधा हुआ था। टेबल धीरे धीरे खिसकने लगता है। लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि ज़ॉम्बी अपनी पुरानी इंसानी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है। जूनियो के हाथ पांव फूल जाते हैं। अगर सोमी समय रहते नहीं भागी तो ज़ॉम्बी उसे जिंदा खा जाएगा। जूनियो तुरंत जमीन पर पड़ी खाली शराब की बोतल उठाकर नीचे फेंक देता है। कांच टूटने की तेज आवाज गूंजती है। उसे उम्मीद थी कि आवाज सुनकर ज़ॉम्बी का ध्यान भटक जाएगा, लेकिन ज़ॉम्बी पर उसका कोई असर नहीं होता। वह लगातार ऊपर चढ़ता रहता है। अब जूनियो के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वह ड्रोन उठाता है और ज़ॉम्बी के आगे पीछे उड़ाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। कुछ पल के लिए ज़ॉम्बी रुक जाता है। जूनियो के चेहरे पर उम्मीद लौट आती है, लेकिन अगले ही सेकंड ज़ॉम्बी हाथ बढ़ाकर ड्रोन को पकड़ लेता है। एक ही झटके में ड्रोन नीचे गिर जाता है। अपनी छोटी सी जीत के बाद ज़ॉम्बी ऊपर देखकर एक डरावनी मुस्कान देता है। यह देखकर जूनियो के हाथों में पसीना आ जाता है। अब वह सिर्फ बेबसी से सब कुछ देख सकता था। ज़ॉम्बी खिड़की के अंदर घुसने ही वाला था कि अचानक सोमी की आंखें खुल जाती हैं। वह बिना एक पल गंवाए अपनी कुल्हाड़ी उठाती है और पूरी ताकत से ज़ॉम्बी के हाथ पर वार कर देती है। ज़ॉम्बी अपना संतुलन खो देता है और अगले ही पल ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। इस बार वह हमेशा के लिए शांत हो चुका था। सोमी अपनी शर्ट उठाकर शरीर पर पड़े नीले निशानों को देखती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह दांत भींचकर सब कुछ सह लेती है। अब दोनों एक दूसरे का सहारा बन चुके थे, लेकिन एक कड़वी सच्चाई उनके सामने खड़ी थी। उनके पास बचा हुआ राशन बहुत कम था। अगर उन्हें जिंदा रहना था तो जल्दी या देर से घर से बाहर निकलकर खाना ढूंढना ही पड़ता। रात होते ही जूनियो तैयारी शुरू
कर देता है। वह अपने जूतों पर मोटा कपड़ा सिल देता है ताकि चलते समय कोई आवाज ना हो। तैयार होने के बाद वह धीरे से दरवाजा खोलता है और पूरे कॉरिडोर को ध्यान से देखता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं है, तब वह बाहर निकलता है। याददाश्त के सहारे वह उसी जगह पहुंचता है जहां उसने पहले 2 लाशें देखी थी। डर और घिन के बावजूद वह उनकी जेबें टटोलने लगता है। तभी उसे चाबियों का एक गुच्छा मिल जाता है। उसी वक्त पास में गश्त लगाता हुआ एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। जूनियो तुरंत छिप जाता है। जैसे ही ज़ॉम्बी दूर जाता है, वह पड़ोसी के फ्लैट का दरवाजा खोल देता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। पूरा घर तहस नहस हो चुका था। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था। बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था। जूनियो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। वह जमीन से एक जूता उठाकर बिस्तर की तरफ फेंकता है। जब कोई हरकत नहीं होती, तब उसे समझ आता है कि वह सिर्फ एक लाश है। वह राहत की सांस लेता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस घर में पहले भी ज़ॉम्बी आ चुके थे। जैसे ही वह फ्रिज खोलता है, सड़े हुए खाने की भयानक बदबू पूरे कमरे में फैल जाती है। फिर भी किस्मत उसका साथ देती है। फ्रिज में अभी भी कुछ बंद डिब्बे पड़े हुए थे। वह खुशी खुशी उन्हें अपने बैग में रख लेता है। इसके बाद वह हिम्मत जुटाकर बेडरूम में जाता है। बिस्तर के पास रखी टेबल पर उसकी नजर एक हेडफोन पर पड़ती है। वहीं रखे कई बंद डिब्बों को देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह इतना खुश हो जाता है कि खुशी से चीखने ही वाला था, लेकिन आखिरी समय पर खुद को संभाल लेता है। वह जल्दी जल्दी सारे डिब्बे अपने बैग में भर लेता है। उसी दौरान उसे एक गर्म जैकेट भी मिलती है। बाहर की ठंडी रातों को देखते हुए वह तुरंत उसे पहन लेता है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक वॉकी टॉकी पर पड़ती है। जूनियो के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगर यह काम कर रही हुई तो अब उसे और सोमी को इशारों में बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वह वापस लौटने के लिए मुड़ता है, उसकी नजर फिर से बिस्तर पर पड़ी लाश पर जाती है। वह कुछ पल उसे घूरता रहता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अचानक अलमारी के अंदर से एक ज़ॉम्बी छलांग लगाकर बाहर आ जाता है। जूनियो के होश उड़ जाते हैं, लेकिन इस बार वह पहले वाला डरा हुआ लड़का नहीं था। बिना एक सेकंड गंवाए वह बिस्तर पर पड़ी लाश को उठाकर अपने सामने कर लेता है। ज़ॉम्बी सीधे उसी पर टूट पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जूनियो दरवाजे की तरफ भागता है। वह पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए अपने फ्लैट में पहुंच जाता है। दरवाजा बंद करते ही वह राहत की सांस लेता है। कई दिनों की भूख के बाद वह खाने का डिब्बा खोलकर मजे से खाना शुरू कर देता है। लंबे समय बाद उसके चेहरे पर सुकून और संतोष दिखाई देता है। इसके बाद वह बचा हुआ खाना और वॉकी टॉकी बैग में रखकर रस्सी के सहारे सोमी के पास भेज देता है। अगली सुबह एक अजीब सी खरखराहट की आवाज से उसकी नींद खुलती है। वॉकी टॉकी चालू हो चुका था। उसमें से एक मीठी आवाज आती है, हेलो, क्या तुम सुन रहे हो? यह सोमी थी। जूनियो खुशी से झूम उठता है। पहली बार दोनों एक दूसरे की आवाज सुन रहे थे। उस दिन घंटों तक उनकी बातें चलती रहीं। जूनियो बताता है कि उसे बचपन से ड्रोन उड़ाने का शौक था। वहीं सोमी उसे बताती है कि उसे खाना बनाना बेहद पसंद है। उन्हें हर पल एक दूसरे की आवाज सुनना अच्छा लगने लगा था, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। अगले ही पल पूरे अपार्टमेंट में ज़ॉम्बियों की अफरा तफरी मच जाती है। वे फिर से पागलों की तरह दौड़ने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उन्हें बुरी तरह भड़का दिया हो। सैकड़ों ज़ॉम्बी बिल्डिंग के अंदर घुसने लगते हैं। जूनियो और सोमी डरकर फर्श पर झुक जाते हैं। वे चुपचाप सुनते रहते हैं कि कैसे एक के बाद एक ज़ॉम्बी उनके दरवाजों के सामने से भाग रहे थे। सोमी पूरी तरह घबरा जाती है। वह अपनी कुल्हाड़ी उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है। तभी उसका हाथ पास रखी एक शेल्फ से टकरा जाता है। तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। एक ही पल में आगे निकल चुके सारे ज़ॉम्बी रुक जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसी दिशा में मुड़ने लगते हैं। वे आवाज का स्रोत ढूंढ चुके थे। सोमी डर से बिल्कुल जम जाती है। अगर ज़ॉम्बी अंदर आ गए तो उसके बचने का कोई मौका नहीं था। तभी जूनियो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह तुरंत वॉकी टॉकी पर पूछता है, तुम्हारे पड़ोसी के फ्लैट का नंबर क्या है? सोमी नंबर बता देती है। अगले ही पल जूनियो उसी फ्लैट के लैंडलाइन पर कॉल कर देता है। फोन की घंटी पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगती है। सारे ज़ॉम्बी तुरंत मुड़ जाते हैं और घंटी की आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सोमी राहत की सांस लेती है। वह मौत के मुंह से बाल बाल बच गई थी, लेकिन इस घटना ने दोनों को एक बात साफ समझा दी थी, अलग अलग रहना अब सुरक्षित नहीं था। अगर जिंदा रहना था तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके एक साथ आना ही पड़ेगा। सोमी ध्यान से आसपास का निरीक्षण करती है। उसे दिखाई देता है कि जूनियो की बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में कोई ज़ॉम्बी नहीं है। दोनों तुरंत एक योजना बनाते हैं और अपना जरूरी सामान तैयार कर लेते हैं। सोमी एक मोटी रस्सी अपनी कमर पर कसकर बांध लेती है। उसका इरादा था कि किसी तरह खिड़की से नीचे उतरकर जूनियो की बिल्डिंग तक पहुंच जाए। वह एक गहरी सांस लेती है और बिना किसी हिचकिचाहट के छलांग लगा देती है। उसकी फुर्ती देखकर जूनियो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह बड़ी तेजी और सटीकता से नीचे उतरती जाती है, लेकिन नीचे ज़ॉम्बियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वह बड़ी मुश्किल से उनसे बचते हुए आगे बढ़ती रहती है। धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब देने लगती है। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। माहौल एक पल में बदल जाता है। खुशकिस्मती से सोमी तुरंत पलटकर अपनी कुल्हाड़ी से 2 ज़ॉम्बियों को वहीं ढेर कर देती है, लेकिन तभी उसकी नजर
जमीन पर पड़ी पिस्टल पर जाती है। उसके चेहरे पर उम्मीद की एक चमक दिखाई देती है। वह बिना एक पल गंवाए झट से पिस्टल उठा लेती है। लेकिन जैसे ही सोमी पिस्टल उठाती है, अचानक एक जॉम्बी उस पर झपट पड़ता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि अब उसकी मौत तय है। तभी हवा को चीरती हुई लोहे की एक रॉड आती है और जॉम्बी को जोरदार टक्कर मारकर दूर फेंक देती है। वहां जूनियो खड़ा था। उसके हाथ में लोहे की रॉड थी। आखिरकार वह उसकी मदद के लिए आ ही गया था। अब दोनों कंधे से कंधा मिलाकर जॉम्बियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। जूनियो सामने से हमला करता है, जबकि सोमी पीछे से जॉम्बियों को निशाना बनाती है। दोनों का तालमेल इतना जबरदस्त था मानो वे सालों से एक साथ लड़ते आ रहे हों। लेकिन जॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ रुकना मतलब मौत को खुद दावत देना है और दोनों पास वाली बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वे अंदर घुसते ही पीछे से कांच का दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दरवाजे में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। दर्जनों जॉम्बी उसे तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दोनों अपनी पूरी ताकत से लिफ्ट की तरफ भागते हैं। आखिरी पल में लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और दोनों अंदर कूद जाते हैं। कुछ देर बाद लिफ्ट रुकती है। दरवाजा खुलते ही दोनों हैरान रह जाते हैं। पूरी मंजिल पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। न किसी की आवाज, न कोई जॉम्बी। ऐसा लग रहा था मानो यह जगह उस खौफनाक दुनिया का हिस्सा ही न हो। लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। उस मंजिल के सभी फ्लैट बंद थे। जूनियो एक एक करके कई दरवाजों के हैंडल घुमाता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खुलता। तभी कॉरिडोर के दूसरे कोने से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। एक जॉम्बी उन्हें देख चुका था और कुछ ही सेकंड में दर्जनों जॉम्बी उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। एक बार फिर दोनों मौत के जाल में फंस चुके थे। जूनियो पास पड़ा लोहे का जालीदार फ्रेम उठाकर अपने सामने कर लेता है, लेकिन जॉम्बियों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। धक्का मुक्की में उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। अब सारे जॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जूनियो पूरी ताकत से लोहे की रॉड घुमाते हुए चिल्लाता है। तभी अचानक एक फ्लैट का दरवाजा खुल जाता है। अंदर से किसी का हाथ बाहर आता है और सोमी को तेजी से अंदर खींच लेता है, लेकिन जूनियो अभी भी बाहर फंसा हुआ था। चारों तरफ से जॉम्बी उसे घेर चुके थे। तभी उसके पैरों के पास एक चीज लुढ़कती हुई आकर रुकती है। वह एक स्मोक ग्रेनेड था। कुछ ही सेकंड में पूरा कॉरिडोर धुएं से भर जाता है। तभी धुएं के बीच से किसी की आवाज गूंजती है, जल्दी इधर आओ। जूनियो बिना एक पल गंवाए उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ता है और कमरे के अंदर घुस जाता है। दरवाजा बंद होते ही तीनों राहत की सांस लेते हैं। कुछ पल बाद वह अनजान आदमी अपना हुड और मास्क उतारता है। उनके सामने लगभग 55 साल का एक आदमी खड़ा था, लेकिन इतनी आसानी से किसी पर भरोसा करना नामुमकिन था। जूनियो और सोमी दोनों उसे शक भरी नजरों से देखते हैं। वह आदमी उन्हें पानी का गिलास देता है, लेकिन दोनों लेने से मना कर देते हैं। उन्हें डर था कि कहीं यह भी कोई चाल ना हो। ये देखकर वह आदमी खुद ही वही पानी पी लेता है। जब उसे कुछ नहीं होता, तब जाकर सोमी धीरे से गिलास उठा लेती है। इसके बाद वह कुछ बंद खाने के डिब्बे निकालकर उनके सामने रख देता है। कई दिनों की भूख से बेहाल दोनों खाने पर टूट पड़ते हैं। शायद कई दिनों बाद वे पहली बार पेट भरकर खाना खा रहे थे। उन्हें देखकर वह आदमी मुस्कुराता है और कहता है, आराम से खाओ, मेरे पास इतना खाना है कि सरकारी मदद आने तक हम आराम से जिंदा रह सकते हैं। ये सुनते ही दोनों की आंखें भर आती हैं। पहली बार उन्हें लगता है कि शायद वे सच में बच सकते हैं। शायद सरकार ने उन्हें पूरी तरह नहीं छोड़ा। शायद इस डरावनी रात के बाद एक नई सुबह उनका इंतजार कर रही है। अचानक सोमी की नजर कमरे के एक कोने पर जाती है। वहाँ बच्चों के कई खिलौने और एक छोटे बच्चे का सामान रखा था। दीवार पर एक खुशहाल परिवार की तस्वीर भी टंगी थी। तस्वीर में यही आदमी, उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। सोमी का चेहरा गंभीर हो जाता है। फिर उसकी पत्नी और बच्चा कहाँ है? तभी खाना खाने की कुछ ही देर बाद अचानक जूनियो को तेज चक्कर आने लगते हैं। कुछ ही सेकंड बाद सोमी की हालत भी वैसी ही हो जाती है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तभी पूरी सच्चाई सामने आती है। उस आदमी ने खाने में पहले ही बेहोशी की दवा मिला रखी थी। वह धीरे धीरे उठता है और जूनियो के हाथ कसकर बांध देता है। इसके बाद वह बेहोश पड़ी सोमी को घसीटते हुए एक कमरे में ले जाता है। होश आने पर सोमी खुद को एक बेडरूम में बंधा हुआ पाती है। उसके हाथ भी मजबूती से बांध दिए गए थे। वह आदमी बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देता है और ऊपर से ताला लगा देता है। लेकिन तभी वह एक अजीब सी रस्सी पकड़ता है। उस रस्सी का दूसरा सिरा देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। वहाँ एक महिला जॉम्बी बंधी हुई थी। वह कोई साधारण जॉम्बी नहीं बल्कि उसी आदमी की पत्नी थी। वायरस ने उसकी पत्नी को जॉम्बी बना दिया था। वह बचे हुए इंसानों को पकड़कर अपनी जॉम्बी पत्नी का खाना बनाता था। यानी अब जूनियो और सोमी उसकी पत्नी के अगले शिकार थे। वह धीरे धीरे रस्सी छोड़ देता है। अगले ही पल महिला जॉम्बी सोमी की तरफ झपट पड़ती है। सोमी पूरी ताकत से चीखती है, बचाओ, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। उसे लगने लगता है कि अब उसका अंत तय है। तभी बाहर से एक तेज आवाज गूंजती है, रुको। वह जूनियो था। उस आदमी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जूनियो इतनी जल्दी होश में आ जाएगा। किसी तरह अपने बंधन खोलकर जूनियो हाथ में पिस्टल लिए उसके सामने खड़ा था। वह गुस्से में चिल्लाता है, अभी के अभी सोमी को बाहर निकालो। कमरे के बाहर अचानक सन्नाटा छा जाता है। वह आदमी धीरे धीरे दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे
जैसे ही वह अंदर झांकता है, उसकी अपनी ज़ॉम्बी पत्नी उसी पर टूट पड़ती है। असल में सोमी किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो गई थी, इसलिए अब ज़ॉम्बी का निशाना बदल चुका था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह आदमी न भागा, न खुद को बचाने की कोशिश की। वह बस अपनी पत्नी को देखता रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ प्यार था। वह उसी औरत के हाथों मरना चाहता था जिससे उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया था। महिला ज़ॉम्बी उसे बेरहमी से काटने लगती है। ये देखकर जूनियो और सोमी की आंखें नम हो जाती हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि यह आदमी भले ही राक्षस बन गया था, लेकिन उसकी हैवानियत के पीछे एक टूटा हुआ प्यार छिपा था। आखिरकार कांपते हाथों से जूनियो ट्रिगर दबा देता है। एक ही गोली और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन यह गोली एक नई मुसीबत को जन्म दे देती है। गोली की आवाज सुनकर बाहर मौजूद सभी ज़ॉम्बी बेकाबू हो जाते हैं। वे पूरी बिल्डिंग में घुसने लगते हैं। कुछ ही पलों में पूरा कॉरिडोर उनकी डरावनी चीखों से गूंज उठता है। अंदर जूनियो और सोमी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों समझ चुके थे कि अब शायद बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, न खाना, न भागने की जगह और न ही जिंदा बचने की कोई उम्मीद। सोमी पिस्टल उठाती है और उसे जूनियो के हाथ में रख देती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कांपती आवाज में कहती है, अगर बचने का कोई रास्ता नहीं है तो मैं ज़ॉम्बी बनकर नहीं जीना चाहती। कृपया मुझे ज्यादा दर्द मत होने देना। ये सुनकर जूनियो के हाथ कांपने लगते हैं। वह उस लड़की को कैसे मार सकता था जिसने उसे जीने की वजह दी? वह समझ ही नहीं पाता कि क्या करे। तभी बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है, लेकिन यह आवाज ज़ॉम्बियों की नहीं थी। यह हेलीकॉप्टर के पंखों की गड़गड़ाहट थी। दोनों चौंक कर खिड़की की तरफ दौड़ते हैं और जो वे देखते हैं उस पर यकीन करना मुश्किल था। आसमान में कई हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। आखिरकार फौज उन्हें बचाने पहुंच चुकी थी। दोनों की उम्मीदें एक बार फिर जिंदा हो जाती हैं। उन्हें किसी भी कीमत पर छत तक पहुंचना होगा। दोनों तुरंत अपना सामान उठाते हैं और बाहर निकल पड़ते हैं। कॉरिडोर में ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए वे आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों मिलकर अपने लिए रास्ता साफ करते हैं, लेकिन जैसे ही वे मोड़ तक पहुंचते हैं उनके सामने ज़ॉम्बियों की एक विशाल भीड़ खड़ी थी। बिना एक पल गंवाए वे सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ ज़ॉम्बियों की भीड़ हर सेकंड उनके और करीब आती जा रही थी। बस कुछ सीढ़ियां और शायद उसके बाद उनकी जिंदगी बच सकती थी। दोनों अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी हर पल उनके और नजदीक पहुंच रहे थे। मैं इन्हें रोकता हूं। सोमी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वह उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और पूरी ताकत से छत की तरफ दौड़ पड़ती है। कुछ ही सेकंड बाद वह आखिरकार छत पर पहुंच जाती है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसका दिल टूट जाता है। आसमान पूरी तरह खाली था। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जा चुका था। वे देर कर चुके थे। उनकी आखिरी उम्मीद भी उनसे छिन चुकी थी। उसी वक्त जूनियो भी किसी तरह ज़ॉम्बियों से बचते हुए छत पर पहुंच जाता है। वह आसमान की तरफ देखता है और उसकी आंखों से भी उम्मीद गायब हो जाती है। वह टूटी हुई आवाज में आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है। छत का दरवाजा टूट जाता है। सैकड़ों ज़ॉम्बी एक बार फिर उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। उन दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। उनके पीछे सैकड़ों फीट गहरी मौत थी और सामने भूखे ज़ॉम्बियों की पूरी सेना। लेकिन जूनियो हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपनी पिस्टल उठाता है और लगातार ट्रिगर दबाने लगता है। एक एक करके कई ज़ॉम्बी जमीन पर गिरने लगते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में क्लिक, पिस्टल की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही सच था, यही उनका अंत था। ज़ॉम्बी लगातार उनकी तरफ बढ़ रहे थे। बस कुछ कदम और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता। लेकिन तभी पीछे से अचानक हेलीकॉप्टर के इंजन की जोरदार आवाज गूंजती है। दोनों हैरानी से पीछे मुड़ते हैं। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वापस आ चुका था और अगले ही पल मशीन गन की गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। कुछ ही सेकंड में दर्जनों ज़ॉम्बी ढेर हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में छत तक जाने का पूरा रास्ता साफ हो जाता है। सैनिक दोनों की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हैं, हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। आखिरकार वे उस ज़ॉम्बी नरक से बाहर निकल चुके थे। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे डूबते सूरज की तरफ उड़ने लगता है। जूनियो और सोमी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है। जिस दुनिया ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया था, उसी दुनिया ने उन्हें एक दूसरे से मिला भी दिया। और कौन जानता है, आने वाले दिनों में उनकी ये दोस्ती प्यार से भी कहीं आगे बढ़ जाए। अगर आपको ये ज़ॉम्बी सर्वाइवल मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार मूवी रिकैप्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।